हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद, आसिफ बशीर चौधरी और फ़खर दुरानी के हमरा। फ़खर दुरानी और आसिफ बशीर चौधरी के हमरा आज हम तीन अहम मौज़ूआत बल्कि चार अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक अफसोसनाक ख़बर की तफसील देंगे जो इंटरनेट की मुमकिना बंदिश के हवाले से है। सबसे पहले इस पर आसिफ बशीर चौधरी बात करेंगे। फिर इलेक्शन का जो सिलसिला है उस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त भी हो रही है और वो पेशरफ्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में नहीं हो रही, वो इलेक्शन से मुतल्लिका है, लेकिन वो पेशरफ्त अडियाला जेल रावलपिंडी में हो रही है। आसिफ बशीर चौधरी इसकी भी तफसील बताएंगे। फ़खर दुरानी आज आए हैं और वो तफसील से बताएंगे कि इमरान खान साहब की क्या सिचुएशन है, उनको कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हम आखिरी मरहले के तौर पर बात करेंगे कि इलेक्शन के दिन इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम उसका ख़राब होने का कोई चांस तो नहीं है। ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमें कोई सिस्टम पर अदम एतमाद है, लेकिन इसके कुछ तारीखी शवाहिद और ठोस हक़ाइक़ मौजूद हैं जिसकी वजह से ये शक किया जाता है। इन सारे मौज़ूआत के साथ साथ हम जनूबी पंजाब के कुछ दानिश्वरों से भी बात करेंगे जो कि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होगा और वो बहुत अहम है। आप ज़रूर देखिएगा कि जनूबी पंजाब की हैयत क्या बनने जा रही है। उसके हवाले से जनूबी पंजाब के जो दानिश्वर हैं मुल्तान बेस्ड, उनसे हमने बात की वो क्या होगी। तो सबसे पहले आसिफ बशीर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज आप बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। काले फाइनली तीनों इकट्ठे हो गए उसमें जो है। आप मुल्तान से हैं, गोरे लग रहे हैं और हलवा भी नहीं लाए मुल्तानी, आप हलवा भी नहीं लाए। ये हो गया है। लेकिन आप देखें कि फ़खर तुम तो थे नहीं, तुम तो पहले भाई की शादी से थे। अच्छा, और ये आसिफ बशीर चौधरी साहब ने क्या गेम की कि मेरे साथ लाहौर गए, फिर कहते हैं यार मैं वापस आ रहा हूँ। इनका दिल नहीं लगता है इधर के अलावा, वापस आ गए। मैं तो चाह रहा था कि हम सारे मैं तो समझ रहा था कि आप मुल्तानी हलवा भी लाएंगे, वहाँ से कोई जनूबी पंजाब की और नहीं, हलवा मुल्तान में है, मैं लिया से हूँ, काफ़ी सारा। चलें वो मिठाई तो जो है। अच्छा शाह साहब, आप चौधरी साहब के पास बड़ी खबर है कोई। शाह साहब, आपने जो खबर दी थी कि मुमकिन है कि इलेक्शन के मौके पे इंटरनेट नहीं होगा, तो अब उसके शवाहिद आना शुरू हो गए हैं और मुझे मेरे पर्सनल फ़ोन पे मैसेज आया कंपनी की तरफ से। मैंने फिर कुछ और लोगों से जब रब्ता किया तो मज़ीद कन्फर्म हुआ कि पहली मरतबा एक टाइम बाउंड के बगैर मैसेज आया। वैसे नॉर्मली आपको पता है कि कंपनीज बताती हैं फ़लाँ तारीख को फ़लाँ से फ़लाँ टाइमिंग के दौरान आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं या इंटरनेट बंद हो सकता है। अब जो दिलचस्प मैसेज है वो क्या आया, वो आया जी कि आपका इंटरनेट में तातुल या स्लैश डाल के लिखा हुआ मुकम्मल बंद हो सकता है। ठीक है जी, और कोई टाइम नहीं बताया गया और ना डेट बताई गई है कि कब हुआ है। और ये बाकायदा से जो निजी कंपनीज हैं जिन्होंने घरों के ऊपर भी डिवाइसेस इंस्टॉल की हुई हैं उनके सार्फिन को भी आपके पास नया टेल की कंपनी है, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा, उनकी तरफ से मैसेज आया और वो मैं आपको दिखा भी रहा था उसका स्क्रीनशॉट। तो एक तो ये है कि ये एक बेयकीनी की सूरत हाल है कि इलेक्शन डे पे नेट होगा, किन इलाकों में होगा, क्या तातुल उसमें होगा या वो रेगुलरली अवेलेबल होगा। तो जितने भी इदारे हैं, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इलेक्शन के जो इदारे हैं या पोलिंग डे के ऊपर पॉलिटिशियंस की जो भी अपनी स्ट्रेटजी है कि वो इंटरनेट के थ्रू जो राब्ते में रहेंगे, तो ये अब एक डाउटफुल चीज़ है और हम श्योर नहीं है कि मुल्क में नेट होगा, कहाँ पे होगा, कहाँ नहीं होगा। इनके कंपनियों ने पहले ही पेशबंदी कर दी है, उसमें डेट भी मेंशन नहीं की, टाइम भी नहीं किया। अच्छा, इसमें पहले ये होता था ना कि मखसूस जो है सोशल मीडिया वेबसाइट बंद कर देते थे या स्लो डाउन कर देते थे। आप कह रहे हैं कि ये ओवरऑल जो है इंटरनेट बंद किया जाएगा, जैसे के जरिए जो नौजवान थे या हाँ पहले वो कर लेते थे, एक्सेस कर लेते, वो भी नहीं होगा। मतलब ओवरऑल इसकी जो है वो होगी, शट डाउन होगा इंटरनेट। तैयारियां कर ली गई है। असल बात यह कि तैयारी कर ली गई है जी। बेसिकली कंपनीज को पहले जब वो खुद से कुछ करते हैं ना, आप देखें कि आपका बैंकिंग का सारा सिस्टम भी इंटरनेट पे ही चल रहा होता है, तो वो भी बड़ा केयरफुली आपको बताते हैं कि कल या परसों या अपना डेट्स को इतने से इतने के दरमियान कोई मेंटेनेंस, और नॉर्मली मिडनाइट का होता है वो इस तरह का। तो इसमें पहली बार मेरे पास मैसेज महफूज है, स्क्रीनशॉट भी मौजूद है कि ना डेट मेंशन है और ना ही उसके अंदर टाइम मेंशन है। अच्छा, मैं ना इसी बात से हमारा जो सब्जेक्ट है वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ब्रेक डाउन होने का ख़तरा तो नहीं है, ये भी हमारा टॉपिक है ना आज का। मैं 2018 में आपको लेके जाता हूँ। 2018 में हम सारे इलेक्शन कवर कर रहे थे। आपको याद है शाम के वक्त एक दफ़ा इंटरनेट ऑलमोस्ट स्लो हो गया था, बहुत ही स्लो हो गया था, काम ही नहीं कर रहा था। और वो उस वक्त RMS था ना, RTS सिस्टम जो था,
ट्रांसमिशन सिस्टम था या इस तरह का था जी, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था आरटीएस, और आरटीएस बंद हो गया था। अच्छा, उसके ऊपर मैं अरसा दराज तक ना पूछता रहा कि आरटीएस कैसे बंद हुआ। ये नादरा के जो आला अहदेदार हैं आज भी मौजूद हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ निकल गए हैं, छोड़ गए हैं, उनसे मैं पूछता रहता हूँ। तो मुझे मल्टीपल लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि जो आरटीएस है वो हैक हुआ था, और वो जो आरटीएस हैक कहाँ से हुआ था, उनका ये कहना था कि आरटीएस हैक आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, यानी नादरा से बाहर आरटीएस जो है वो हैक किया गया था। अच्छा। तो अभी ईएमएस सिस्टम है। अच्छा, अब जब आरटीएस हैक हुआ था, इसमें जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई कसूर नहीं था एट दैट टाइम, ना ही नादरा का कोई कसूर था। लेकिन नादरा के लोग बता सकते हैं, अगर उनको दी जाए ना जिम्मेदारी, के बता सकते हैं कि कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, या कहाँ से हुआ, कम से कम ये। अच्छा, मिडनाइट तक ये चलता रहा था जो इलेक्शन, जो रिजल्ट थे आरटीएस के सिस्टम के ज़रिए, मुझे याद है वो बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे इलेक्शन कमीशन में वो आ रहा था। अचानक ही मिडनाइट को जो है ये हैक हुआ और उसके बाद बैठ गया। अच्छा, अभी जो है ना इन्होंने सिस्टम बनाया है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा मौसर सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन के लोग काफ़ी वो पुरएतमाद भी हैं कि ये सिस्टम ठीक है और चलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस सिस्टम ये जैम होगा। इसमें इन्होंने जो एक अच्छी बात बता रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि ये ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन काम करेगा, ये ऑफलाइन भी काम करेगा जो ईएमएस सिस्टम है। मतलब अगर इंटरनेट भी नहीं होता ना, तो सारा रिज़ल्ट की जो कंपाइलेशन है और फिर ट्रांसमिशन है इलेक्शन कमीशन तक, रिटर्निंग ऑफिसर से लेके यहाँ तक, वो आपको विदाउट इवन इंटरनेट भी ये सारी मुहैया होती रहेगी, जो कि मैं समझता हूँ कि ये रिज़ल्ट में एटलीस्ट ताख़ीर नहीं होगी इस दफ़ा। अच्छा, मैं फ़खर आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये बात मैंने भी सुनी है, इलेक्शन कमीशन के लोगों से सुनी है, लेकिन आपको पता है ये अल्टीमेटली तो एक सिस्टम है ना जिसे बग डाला जा सकता है, और जो सिस्टम बनाते हैं तो बग बनाने वाले भी नहीं, वो जाहिर बात है जो वो बनाते हैं उसका फिर वो वायरस भी तोड़ भी एजाज एक और भी तोड़ हो रहा है ना। वो बड़ी दिलचस्प मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि कल मतलब अब 8 को इलेक्शन है, तो सबसे आखिरी दिन है इलेक्शन की कंपेन का 6 फरवरी, क्योंकि 24 घंटे पहले वो फिर आप बंद कर देते हैं, कंपेन नहीं कर सकते। तो दिलचस्प सूरत हाल पिंडी में ये हो गई है कि पिंडी में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है 9 मई के वाक़यात वाली, उसने कोई 1300 के लगभग जो 9 मई के नामजद मुल्ज़िमान हैं या ज़िमनियों में जो लिखे गए हैं, उन सब को कल अडयाला जेल तलब कर ली। 6 तारीख को, 6 फरवरी को 6 तारीख को डेट है। ये हमारे जज हैं शेख इजाज़ आसिफ साहब, और 12 मुकदमात ये सुन रहे हैं 9 मई के वाले से डिफरेंट, जो पिंडी के हैं, जो पिंडी जीएचक्यू और उसके जीएचक्यू, उसमें जो नामजद मुल्ज़िमान है, जो ज़िमनियों में आए, तफ्तीश में आए, किसी तरीके से उन सबको नोटिस है। और ये इंटरेस्टिंगली इसमें पीटीआई के सारी पिंडी की लोकल लीडरशिप सारी है, उसके अंदर उम्मीदवारान भी हैं हल्कों के, उसके अंदर हार्ड कोर एक्टिविस्ट हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अंदर बैठना था इलेक्शन में, उनके जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो होने थे, लोगों को घरों से निकालना था। अब पिंडी में एक तमाशा लगा हुआ है कि जी पेश होना है कि नहीं होना। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, ये लोग हैं ज़मानत पे, जो बंदा पेश नहीं होता उसकी ज़मानत कैंसिल हो जाती है। और ये भी हो सकता है कल रात को पिंडी में मैसिव क्रैकडाउन शुरू हो जाए। जो बंदे सोच रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, 6 फरवरी की रात को, उनको रात को पुलिस ढूंढ रही हो कि आप आए नहीं थे और आपको अच्छा, तो वैसे ये पूछना था अडयाला जेल क्यों बुलाया है इसको? अडयाला जेल अदालत में बात हो रही है। अच्छा, इमरान खान की वजह से, हाँ, बड़ा अहम दिन है, इमरान खान की वजह से हो रही है। कल वहाँ पे ना बड़ी अहम मीटिंग भी होनी है, वहाँ पे शेख रशीद की और इमरान खान की मुलाकात होनी है, दोनों नामजद मुल्ज़िम। इससे पहले इनकी मुलाकात नहीं हो रही थी। और एजाज एक और भी दिलचस्प बात बताऊँ, शेख रशीद साहब पिंडी के अवाम को ना उसी तरीके से डील करना चाहते हैं जिस तरह 2002 में उन्होंने किया चूना लगा जी। उन्होंने पिंडी के लोगों को कहा था कि मेरी जो दोनों सीटें ये जो है मैं मियाँ साहब के कदमों में डालूंगा, उनकी झोली में डालूंगा, ये बातें उन्होंने की। इलेक्शन जीत गए, वो काफ लीग में चले गए और मुशर्रफ साहब के वो मिनिस्टर लग गए। वो वक्त गुजर गया। अब पीटीआई ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की, उन्होंने बड़ी सिफारिशें कराई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी कहा, खुद भी पैगामात भिजवाए। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैं उनको नहीं जो है वो उनको मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। अच्छा, एक ना कमिंग बैक वो बात निकल जाएगी। 6 फरवरी को एक तो अदालत ने बुलाया, और आगे आसिफ ही बता रहा था, अभी बात इसे जहन में नहीं रही। अहम दिन उस एतबार से ये है कि आखिरी मुहिम का आखिरी दिन है।
इलेक्शन मुहिम का आखिरी दिन है जी जी 7 तारीख ब्रेक होगी और 8 तारीख को देखे ना शादी आखिरी दिन ना आप सबसे बड़ा जलसा करते हो, वो तो खैर रिफ्यूज हो चुका है, लेकिन बड़ी पावरफुल कॉर्नर मीटिंग्स और ये सारी रखी थी। फिर आपने ना अपनी सारी पोलिंग स्कीम जो है अपने एजेंटों को बुलाना बिठाना। अब देखें कैंडिडेट जाएंगे सुबह 8 बजे, कोर्ट का टाइम है, हमारे जरा ये बता रहे हैं कि इन बंदों को मगरिब से पहले किसी ने वापस 1300 बंदा है तो जाहिर बात है उठा। ठीक है जी, अडयाला जेल अच्छा इंटरेस्टिंगली अडयाला जेल शहर से बाहर है, मोबाइल नेटवर्क वहाँ काम नहीं करता, आप किसी से राब्ते में नहीं होते जब आप वहाँ इलेक्शन के दिन तक भी रह सकते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही इतने बंदे आता है अदालत में कैसे बुलाए जाएंगे। अच्छा जो बंदे नहीं जाएंगे तो एक बड़ी वैलिड रीजन होगी उनके खिलाफ मैसिव एक क्रैकडाउन स्टार्ट हो सकता है पिंडी में कि यार आप गए क्यों हैं, आए नहीं अदालत में तो आपकी तो बेल कैंसिल होगी। तो इलेक्शन लड़ रहे हैं यार, उनको तो वापस आना चाहिए। नहीं मैं अभी दूसरी एक बात कर रहा था शाह साहब, मैं दूसरी एक बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था अब शेख रशीद जो है ना, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जहाँ से 56 से वो खुद लड़ रहे हैं, 57 से उनके भतीजे लड़ रहे हैं, सारी तरफ से उनको जवाब हो चुका है। इमरान खान साहब ने उन्हें सपोर्ट नहीं दी। फिर एक डील की कोशिश हुई कि एक हल्के में हम बैठ जाते हैं, एक में आप, वो भी तोड़ नहीं चढ़ सकी। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कल जब उनकी एक पेशी थी तो उन्होंने ना बावाज़े बुलंद इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए और अब उन्होंने मेरी इतला के मुताबिक दोनों हल्कों के लिए 1 लाख जो है वो पोस्टर छपवाए हैं और वो पोस्टर बड़े दिलचस्प हैं, मेरे स्पून के अंदर भी मौजूद हैं, मैं एजाज़ आपको दिखा भी रहा था। उस पोस्टर में और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसमें उन्होंने इमरान खान जो है उनके साथ ऐसे हाथों में हाथ डाल के हाथ बुलंद किए हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है असीराने अडयाला जेल। और तवक्को यही की जा रही है कि कल की मीटिंग के बाद हो सकता है वो हल्के में ये भी कह दें कि इमरान खान ने मेरी हिमायत का ऐलान कर दिया। और ये 1 लाख जो उन्होंने वो छपवाया है, जो वो पोस्टर नहीं है, वो स्टिकर है, लेकिन वो पेस्ट होने वाला नहीं, हाँ वो कल उन्होंने दोनों हल्कों में बांटने हैं। अच्छा, मतलब शेख रशीद की हालत पतली है और इस दफा साकिब निसार भी नहीं है कि इलेक्शन से एक दिन पहले जो जी, और वो अब आपने रिवायती जो सारी है पीटीआई के वोटर को ट्रैक करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा वैसे मैं ना आसिफ, आपने शेख रशीद के खिलाफ बातें कर दी हैं और मैं एक जो है ना एक बात पॉजिटिव करना चाहता हूँ। आपको पता है कि शेख रशीद जो है उसको हम जानते हैं 2002 से, वैसे तो अदरवाइज वैसे ही जानते हैं, लेकिन मुझे ना शेख रशीद की इस टेन्योर में एक बात बहुत अच्छी लगी है कि इमरान खान के साथ खड़ा रहा। नहीं यार, आप देखिए 2000 अभी जब वज़ीर दाखिला थे, और ये मैं बात रिकॉर्ड के ऊपर बात कर रहा हूँ, वज़ीर दाखिला थे तो मैं ज़रा इनसे पूछता था कि भाई क्या हो रहा है, क्या सिलसिला है, ठीक है। तो ज़ाहिर है जो अपनी हद तक जो बंदा, वो ज़ाहिर हमें रिलेक्टेंट भी रहते हैं शेख साहब के, जी इनको नहीं बताना क्योंकि इनके कोई इधर उधर ताल्लुकात अच्छे नहीं है, द पावर्स दैट बी एस्टैब्लिशमेंट जिसे कहते हैं। तो शेख साहब से जो बताने वाली बात, शेख साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा जी हालात तो ख़राब हो गए। ये उस वक्त तक जब ये फैज़ हमीद के ऊपर झगड़ा हो चुका था, जनरल बाजवा और इमरान खान DGI रखने के ऊपर, तो उससे एक ये दिसंबर की बात मैं बता रहा हूँ, ये 6 अक्टूबर 2021 को ये झगड़ा हुआ है और मैं दिसंबर की बात बता रहा हूँ, दिसंबर के महीने में। तो शेख रशीद साहब ने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा यार बात यह है कि मैं ना किसी से मिला था पिंडी में, तो मैंने ना उनको वाज़ेह तौर पे बता दिया कि मैं उमर दे इस वेले ना मैं जेल नहीं जा सकता। नहीं। उन्होंने कहा कि उमर दे इस वेले मैं ना कोई वफादारी तब्दील नहीं कर सकता, मैनू ऐसा काम ना करना जो मैं कर ना सका, विच इज़ अ गुड थिंग। और एट द सेम टाइम आप देखें शेख रशीद अंदर गए ना, वो कहते हैं कि चिल्ला मैंने कर लिया, शेख रशीद अंदर से निकल के आए। क्या शेख रशीद ने आके इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दिया है? क्या बुशरा बीबी का इंटरव्यू हुआ ना? नहीं एजाज, उसमें आप देखें उन्होंने अभी नहीं दिया ना, मैं ये बात कर रहा हूँ। अभी 72 घंटे पहले उन्होंने 3 करोड़ रुपया रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया इमरान खान पे। शहरयार रियाज जो उनके मुकाबले में पीटीआई के कैंडिडेट नहीं, उन्होंने कहा जी इन्होंने रिश्वत देके टिकट लिया 3 करोड़। नहीं आसिफ, तो उन्होंने अलेज किया इमरान को। देखें वो एक सियासी, वो जो वीडियो लीक हुई है ना जी, जो हॉस्पिटल में बयान दिया उन्होंने, वीडियो लीक इसके ऊपर उन्होंने कहा, रिकॉर्ड करवाया, उन्होंने बयान दिया, वीडियो इस पे कोई लीक नहीं। उन्होंने कहा जी कि शहरयार रियाज में ना मेरे मुखालिफ जो पीटीआई, इन्होंने इमरान को 3 करोड़ रुपया दे के टिकट लिया। अब ये बड़ा सीरियस, एक तरफ आप वफादार भी हैं, नहीं वो ठीक है आसिफ, ये इलेक्शन का मामला है ना, इलेक्शन के मामले में आप अपने लिए करते हैं। आप कह रहे हैं खिलाफ, मैंने खिलाफ नहीं, मैं ये बता रहा हूँ वो सारे हरबे रिवायती वो अपने चले शेख साहब पे ज्यादा वो नहीं करते यार इमरान खान के बारे में। जो इमरान खान, लास्ट बात ये ले लें एजाज के, कल ना पिंडी की जितनी लीडरशिप है ना उसमें राजा बशारत भी हैं, उसमें पिंडी के जो बाकी कैंडिडेट हैं वो सारे नॉमिनेटेड हैं।
तो उन्होंने तो तय किया है कि वो जाएंगे, वो ये अफोर्ड नहीं करते कि उनकी बेल कैंसिल हो और पुलिस उनका ताक़ुब करे। तो कल इन सब की इमरान खान से बाज़ाब्ता मुलाकात भी होगी, उसमें इलेक्शन की स्ट्रेटजी भी ज़ाहिर डिस्कस होगी और ये तवील अरसे के बाद इनकी मुलाकात होगी। अच्छा फ़खर, आपके ऊपर आने से पहले मैं फिर वो पंगा कर रहा हूँ, ठीक। ये इलेक्शन के हवाले से EMS की बात हो गई, इनकी अडयाला जेल वाली इंटरनेट की बात हो गई। एक इलेक्शन के हवाले से एक तो ये कि तमाम लोगों को इलेक्शन के लिए वोट डालना चाहिए, अपना शनाख्ती कार्ड लें जाएँ। दूसरी बात यह है कि पूरे मुल्क में 1,67,000 फौजी जवान तैनात किए उन्होंने क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पे हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन के ऊपर। और वजारत दाखिला में एक ब्रिगेडियर शहजाद नज़ीर की सरबराही में एक खुसूसी कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया, जहाँ पर मुख्तलिफ वजारत दाखिला के अफसर, वो सिर्फ फौज से रिलेटेड ही वो मामला को देखेंगे, वो ओवरऑल सिक्योरिटी देखेंगे, वो पुलिस को भी देखेंगे, वो फौज को भी देखेंगे, मेनली कंट्रोल रूम में मतलब वो लॉ एनफोर्समेंट सारी ये फौज का मतलब ये है कि सिविल आर्म फोर्सेस, फौज भी है उसमें, FC भी है, ठीक है। ये एजाज साहब एक और कंट्रोल रूम भी हो गया जो वैसे वो होंदा हमेशा ही। अच्छा वो तो तुहानू पता है। अच्छा वो इससे पूछे ना क्या बना, इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगी कोई? वैसे अभी तो इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन के बाद जो एक तसव्वुर था कि महीने डेढ़ में शायद ये जो अपीलों में इनका कोई ना कोई वो रिलीफ मिल जाएगा। तो जो मुख्तलिफ मैंने लीगल एक्सपर्ट से बात किया, रिटायर्ड जजेस से भी बात की है, क्योंकि इनका मैक्सिमम जो दोनों मुकदमात में वो है सज़ा है, तो ये क्यू में लग जाएंगे, लेकिन इतना जल्दी मुश्किल लग रहा है। जो लीगल एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है इनको मुकदमात में। ये जो अपीलों वाला मामला है उस के वो खारिज होने या जो भी उस पर फैसला होने में, तो इट मीन्स के इलेक्शन के फौरी बाद भी कोई चांस ज़्यादा नहीं लग रहे इस तरह के कि इमरान खान जल्दी कोई इस पर रिलीफ मिल जाए, अनलेस कोई डील हो जाए या कोई, ये एक डिफरेंट चीज़ है। अदरवाइज़ कोई लीगली या प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो मुश्किल है इतनी जल्दी। मैं एक ब्रॉड बात करूँ, नवाज शरीफ साहब की जनूबी पंजाब में क्या सिचुएशन थी? आज जनूबी पंजाब में आते हैं, नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है ना मरी में खड़े होके, और आज बिलावल की जो तकरीर है जिसमें बिलावल कहता है कि मैं इनके साथ चल नहीं सकता और मैं अंदर चलूँगा नहीं, तो मुझे ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए नवाज शरीफ और लीडर ऑफ दी अपोजिशन के लिए बिलावल तय हो गए हैं। अपोजिशन की जो मामला है वो भी शायद PTI के पास नहीं जाएगा, मुझे ये लग रहा है। तो आपने जनूबी पंजाब की पूछी, तो नाजरीन मैं जनूबी पंजाब में था, मुल्तान में था। वैसे मैं पंजाब पूरा सेंट्रल पंजाब आसिफ के साथ मैं गया था लाहौर तक, फिर लाहौर से आगे मैं चला गया और आसिफ साहब वापस आ गए। तो जनूबी पंजाब की सूरत हाल के हवाले से मुल्तान में मैंने वहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दानश्वर हैं, उन लोगों से बात की, और ये वो लोग हैं जो इस इलाके में जनूबी पंजाब की जिसे कहते हैं ना पल्स के ऊपर, नब्ज़ के ऊपर इन लोगों का हाथ है। इनमें ज़फ़र अहीर साहब हैं, जमशेद रिजवानी हैं, शहादत हुसैन साहब हैं, शहादत साहब हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं, और इन लोगों के अलावा इन सीनियर लोगों के साथ साथ और भी सीनियर लोग, उनसे मेरी बात हुई है। इनकी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सुनिए। 45 सीटें हैं जनूबी पंजाब की, 45 सीटें पंजाब को डिफ़ाइन कर सकने की कैपेसिटी रखती हैं, और पंजाब अगर डिफ़ाइन होता है तो पंजाब सेंटर को डिफ़ाइन कर देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नशिस्तें हैं वो पंजाब के अंदर है कौमी असम्बली की। तो इन तमाम लोगों की राय सुनिए और जानिए जनूबी पंजाब में लोग क्या सोच रहे हैं और हवा जनूबी पंजाब की क्या है। देखिए, पहला अगर हमें जनूबी पंजाब का इस दफ़ा का जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल ट्रेंड देखना है तो उससे पहले हमें पिछले ट्रेंड्स को भी सामने रखना चाहिए जो रिजल्ट्स के हैं, और जो 2018 का इलेक्शन ट्रेंड था अगर हम उसको देखें तो पिछली दफ़ा PTI के पास जनूबी पंजाब की 46 में से कौमी असम्बली की 24 नशिस्तें थीं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ के पास 11 थीं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 5 थी। जनूबी पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर हम 2013 में और पीछे जाते हैं तो 2013 में मुस्लिम लीग नवाज़ ने हुकूमत बनाई थी मरकज़ में, तो उसमें 24 नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज़ की थीं, PTI की थी 2 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3, टोटल 3 थी। तो अगर हम ये देखें कि इस दफ़ा ट्रेंड क्या है तो लगता यह है कि आपको इस दफ़ा भी अगर किसी भी हुकूमत जिसने भी हुकूमत बनानी है उससे 20-25 से ज़्यादा सीटें जनूबी पंजाब से लेना होंगी, तब वो अपने आप को मरकज़ में हुकूमत बनाने के काबिल होगी। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है? तो 2013 और 2018 का रिज़ल्ट कहता है नहीं। अब आ गई 2013 और 18 को अगर रिज़ल्ट देखें मुस्लिम लीग नवाज़ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों का अगर देखते हैं तो ये पार्टी पोजीशन वही रही है। 24 सीटें अगर 18 में पीटीआई ने ली थी तो 24 ही सीटें नून ने 2013 में ली थी। तो इस दफ़ा क्या अगर मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत बनाने का दावा कर रही है तो क्या वो 24 सीटें निकाल सकती है, और क्या पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इतनी सीटें ले जाएंगे? तो ये इम्पॉर्टेंट है। मुझे ये लगता है कि शायद मुस्लिम लीग नवाज़ नशिस्तें तो उससे ज़्यादा ये अपने ज़्यादा निकाले यहाँ से, लेकिन शायद ये जो नंबर है वो आगे पीछे हो सकता है। पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार अलग भी हो सकते हैं, और वो भी एक मुनासिब सा नंबर मुझे लगता है कि जनूबी पंजाब से इस दफ़ा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त जनूबी पंजाब की टोटल एमएनए की 45 सीटें हैं, 45। अगर सूरत हाल देखी जाती है तो तकरीबन जो इतना भी हम सर्वे कर चुके हैं उसमें तकरीबन 35 सीट्स जो है ना मुस्लिम लीग नून के हक़ में जा रही हैं। कुछ सीटें हैं मुजफ्फरगढ़ की या रहीम यार ख़ान की, वो पीपल्स पार्टी को जाएंगी। इसमें से 3-4 सीटें कुछ ऐसी होंगी जो पीटीआई भी ले जाएगी। तो सूरत हाल जो टोटल देखने में आ रही है, जिसको हम कहते हैं कि फ़िज़ा बनी हुई है, वो मुस्लिम लीग नून की इस वक्त बनी हुई है। और कब से बनी है? जब से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में आए हैं। अगर बात की जाए पीटीआई की, मुस्लिम लीग नून की, तो लोग काफ़ी देखने में आ रहा है कि लोग आएंगे। पीटीआई के लोगों ने भी यही सोच रखा है कि वो अपना जो स्टांस है, जो अपना सारा जितना भी उनके साथ हो रहा है, तो वो पर्ची के ऊपर अपना सब कुछ जो है वो करने के लिए तैयार बैठे हैं कि हमने वोट हर सूरत में देना है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी अब जो है वो नौजवानों के लिए कुछ करना चाह रही है। तो नौजवान उनके लिए भी, और इधर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी नौजवानों के लिए बड़ा अपने जो उनका मंशूर है उसमें भी उन्होंने रखा है कि हम नौजवानों के लिए ये इक़दामात करेंगे। नौजवान जब भी निकला है तो उस सूरत में तकरीबन जो हम कह सकते हैं इंतखाबात कामयाब होते हैं। अगर 50%, 40%, 50% भी निकल आता है तो बहुत अच्छा टर्न आउट रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन यहाँ पर देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन मुझे नज़र आ रही है वो ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो इतने ज़्यादा जो है वो अच्छी कंपेन भी नहीं कर रहे। अब जैसे शाह मूसा खुद तो जेल में है, पीछे उनके फर्जंद अंजुमन हैं, और उनके फर्जंद अंजुमन जब एमएनए थे तब भी उनको लोगों से लिहाज और अच्छा नहीं था। अब और बेटी को तो पहले भी इलेक्शन में उतार चुके हैं वो, अब फिर वही कैंडिडेट है वहाँ पर। मूसा गिलानी है अहमद मुकाबिल, और वो उनके मुकाबिल में वो मलिक गफ़ार डोगर भी हैं। वहाँ पर डेफिनेटली दोनों मखदूम है, तो मखदूमों के वोट आपस में तकसीम होंगे। तो उसमें जो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है मलिक गफ़ार डोगर जिनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, वो सीट निकाल जाएंगे। आपको याद होगा कि इसी हलके में मखदूम जवेद हाशमी जब वहाँ से बगावत करके आए थे पीटीआई से, और उन्हें यहाँ पर अहमद डोगर मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था और जवेद हाशमी साहब हार गए थे, तो उसकी वजह भी सिर्फ यही थी कि अंदरून शहर के जो तारिक रशीद वगैरह हैं जो मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने जवेद हाशमी को वोट नहीं डाले थे, और मुस्लिम लीग नून की भरपूर कंपेन के बावजूद उनको वोट नहीं पड़े थे। और अंदरून शहर का वोटर जो है वो अब इस ग्रोह से यहाँ से जवेद हाशमी जीत गए तो वो तो पक्के हो जाएंगे, तो उन्होंने उसको वोट नहीं डाला था। अब वो सारे का सारा वोटर जो है वो जहांगीर तरीन के साथ खड़ा हुआ है, जो हवा का रुख बदलता है। पीटीआई के पास इस वक्त अगर देखा जाए तो वो एक मुंतशिर सी अवामी सपोर्ट है जो उनके पास है। इंतज़ामी तौर पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, इसलिए पाकिस्तान के में जो माजी में इलेक्शन होते आए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो एक अमूमी तासुर होता है, उस तासुर की बहुत सारे ऐसे ज़रियों से तस्दीक भी होती है। तो लग यही रहा है कि इलेक्शन में साउथ में अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात करें तो आज़ाद उम्मीदवार भी जीतेंगे और नून लीग से भी उम्मीदवार जीतेंगे। पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा बकदर जुस्सा लेगी। उसकी कुछ मखसूस हल्के हैं जहां से पीपल्स पार्टी मुकाबले में है, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां उनकी पोजीशन बेहतर हुई है। तो पीटीआई क्या दिखता है आपको? पीटीआई कितनी सीटें निकाल लेगी 45 में से? देखें, रिज़ल्ट फिर वही है कि रिज़ल्ट अगर वोट पे मुनहसर होकर बात आप करेंगे तो और रिज़ल्ट होगा। अगर रिज़ल्ट को जिस तरीके से पीटीआई को के साथ तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो उनके साथ मामलात किए जा रहे हैं, तो उस सूरत हाल में पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा ऐसा है कि जिनको बिल्कुल कंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो जिन लोगों को बिल्कुल कंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही तो उनके बारे में तो लग रहा है कि शायद वो
जीतने में वाली पोजीशन में ना आ सकें या उनका नाम ना अनाउंस हो सके कि वो जीत गए हैं। दूसरे वो लोग हैं पीटीआई के हिमायत याफ्ता जिनको इलेक्शन कैंपेन करने दी जा रही है। मुल्तान में भी ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, जिनको इलेक्शन कैंपेन करने दी जा रही है। तो अब एक ट्रेंड चल गया है कि हलफ लें। पीटीआई के वर्कर्स कहते हैं कि भाई हमें आप लोगों पर एतबार नहीं है, आप लोग हलफ दें कि आया आप जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे। ये एक मुतालबात ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं पीटीआई वर्कर्स की जानिब से उन उम्मीदवारों से जिनको इलेक्शन कैंपेन करने दी जा रही है। हमने हमेशा से जो इलेक्शंस देखे हैं उसमें कुछ गैर मरई क़ुव्वतें होती हैं, कुछ हाथ होते हैं जो पीछे से मैनूवर कर रहे होते हैं। वो जिसे ना एक बहुत मशहूर शेर है, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तो वो जो तमाम शहर ने दस्ताने पहने हुए हैं उनमें कुछ दस्ताने वाले हाथ हैं। तो वो जो दस्ताने वाले हाथ होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं और वो इसलिए कि उनके नज़दीक इलेक्शन, जमहूरियत, ये सब कुछ इसलिए है कि उनको स्टेट अजीज़ है कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो मुकद्दम है। अब फिर जिसने रियासत के साथ टक्कर ली हो उसको वो कभी माफ़ नहीं करते। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं कि जिन लोगों को उन्होंने माइनस कर दिया एक मरतबा, इमरान खान साहब अभी तक ज़िंदा हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहब ज़िंदा नहीं है, भुट्टो ख़ानदान ख़त्म हो चुका है। इमरान खान साहब क्यों ज़िंदा हैं? हम फिर ये सवाल करते हैं कि वो पंजाबी होने की वजह से ज़िंदा हैं, क्योंकि सिंधियों को तो आपने मार दिया, पूरा ख़ानदान ख़त्म कर दिया। सो ये चीज़ें हैं। मैं तो इस इलेक्शन को इस नज़र से देख रहा हूँ। इस वक्त नो डाउट जहाँ पर जैसे मुल्तान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट हुई है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कुछ चीज़ें गिफ्ट भी की गई हैं नवाज शरीफ की तरफ से, नून लीग की तरफ से, लेकिन तासुर ये जा रहा है कि ये डिसाइड किसी और जगह पर बैठ कर हुआ है कि मुल्तान में जो एक 149 जैसे एक हल्का है उसमें कि कैसे जीतना है। और फिर यह है कि कैंडिडेट भी मजबूत हैं, उनके नीचे वाले जो MPs भी हैं वो भी मजबूत हैं। एक तो तासुर ये है। दूसरी तरफ वाकई ये तासुर जा रहा है कि बैट ना होने का बड़ा नुकसान हो रहा है पीटीआई के, भले आज़ाद उम्मीदवार हैं, कुछ भी हैं, उनको नुकसान तो इस चीज़ का हो रहा है। तो और जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि कैंपेन जो इस वक्त नज़र आ रही है वो नून लीग के लोगों की नज़र आ रही है और उनको रिस्पांस भी मिल रहा है। और जो हैं बाकी आज़ाद उम्मीदवार जो ज़्यादातर पीटीआईज़ के हैं उसमें ऐसा भी हो रहा है कि एक सीट पे पीटीआई के 2-2 बंदे भी नज़र आ रहे हैं और 1-2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको विकेट का भी निशान दिया गया, मोस्टली जो है ना घड़ियाल दिया गया है। तो ये इस तरह की कन्फ्यूजन तो है बहरहाल, और इसका नुकसान बहरहाल जो है ना अगर फ़ायदा देखा जाए तो नून लीग को होगा शहर की सतह पे। थैंक यू। पीटीआई का जो वोटर है वो मायूस है, इलेक्शन के दिन वो निकलेगा या नहीं निकलेगा? अभी तक तो मायूस नज़र आ रहा है, लेकिन चूँकि ये सोशल मीडिया पे बैठे हैं, अगर उस वक्त तक सोशल मीडिया इनका बिल्कुल मरबूत हो गया और इनको सही मैसेजेस मिल गए, इनके पोलिंग एजेंट आ गए, कोऑर्डिनेशन हो गई, तो उस दिन तो ये बाहर आएंगे। और अगर ना हो सका, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि साउथ पंजाब में बेशुमार जो पीटीआई के उम्मीदवारान हैं उनको एक और मसला भी दरपेश है। पीटीआई के अंदर ही पीटीआई के लोग पीटीआई के मुकाबले में खड़े हैं। ये भी एक इशू सामने आ रहा है। अब देखना ये है कि उस दिन कौन सा ग्रुप किस पीटीआई को वोट देता है, ये भी सोचना। आप ये समझते हैं कि अगर सोशल मीडिया बंद कर दिया गया तो इसका मतलब है ये इसका डैमेज भी पीटीआई को? जी, लामोहला बात है। ये पार्टी जो चल ही सोशल मीडिया पे रही है, इसकी सारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ है, तो एक तो ये उनको नुकसान होगा। दूसरा ये है कि आप बाकी पार्टियों को भी इतना आसान ना लें। जो साउथ पंजाब है वहाँ पर ज़िला रहीम यार ख़ान है, मखदूम अहमद महमूद है, उनके अपने महफूज हल्के हैं। इसी तरह पिछले 2018 के इलेक्शन में जब बड़ा टफ इलेक्शन था तभी तो 3-4 सीटें ज़िला मुजफ्फरगढ़ में पीएस पार्टी ने निकाल ली थी। ये देखें ना। तो डीजी खान में क्या देखते हैं? डीजी खान में जो पीटीआई है वहाँ पर वो बड़ी क्राइसिस के अंदर है। जरताज गुल और मोहम्मद खान लगारी। मोहम्मद खान लगारी वो है जिसने 2018 में शहबाज शरीफ को हराया था, लेकिन आज के दिन तक मोहम्मद खान लगारी हल्के में नहीं आया। ये सबसे अहम बात है। ये जो इलेक्शन है ना, मेरे हिसाब से बीते तमाम इलेक्शंस में से ज़ोरदार इलेक्शन होगा। इसमें तमाम लोग अग्रेसिव भी हैं। अब इसके अंदर मुकाबला ये है कि पीटीआई के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मुतर्रक हैं, अपने आप को सोशल मीडिया पर लेकर आए हुए हैं, लेकिन उनका मुकाबला उन लोगों के साथ है जो वोटर निकालना जानते हैं।
अब ये देखा जाएगा कि उनका जो मुकाबला हो रहा है वो वोटर निकालने वाले तजर्बाकार लोग हैं उनके साथ किस तरीके से होगा। और उस दिन अगर हम सारी की सारी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन को शहर में भी हम देखें तो चंद लोग हैं जो कैंपेन कर रहे हैं, बाकी लोग या तो वो चाह रहे हैं कि हम इमरान खान के नाम से वोट ले लेंगे, कुछ लोग चाह रहे हैं कि हमारी हेल्प हो जाएगी, हमारे वोट आ जाएंगे। इस तरीके से हर लोग जो है ना वो नतीजा जो है वो तकसीम होता नज़र आ रहा है।